नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता मसाला चाय पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। बहुत समय बाद वीडियो लेकर आई हूँ और मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ? वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर इसका एक बहुत ही सिंपल सा छोटा-सा जवाब है, तो वो ये हो सकता है कि मैं अभी घर बना रही हूँ, अपना घर बसा रही हूँ, एक बच्चे को बड़ा कर रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा और मेरे हाल ही के कुछ पोस्ट देखिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये आपका प्यार और दुलार ही है कि आज मैं फिर से यहाँ आकर बैठ गई हूँ। ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो का टाइटल है रीडिंग कुरु कुरु स्वाहा इन 2025। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना कुरु कुरु स्वाहा को 2025 में पढ़ना मेरे लिए कैसा अनुभव रहा, क्योंकि जब ये लिखी गई तब से लेकर आज तक समय बदला है, सोचने का नजरिया बदला है, लोगों के पर्सपेक्टिव्स चेंज हुए हैं। छोटी सी भूमिका दूंगी वीडियो शुरू करने से पहले। 2024 में जब मैं बहुत व्यस्त हो गई और अपने बच्चे के विकास में लग गई, मुझे लगा कि अब किताबें नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन पढ़ने का एक कीड़ा होता है और सीखने का भी एक कीड़ा होता है। तो मैंने सीखना शुरू किया ऐसी चीज़ों के बारे में जो मुझे ये बता रही थी कि किताबें हील करती हैं। और तब एक टर्म मेरे सामने आया, बिब्लियोथेरेपी। तो आखिर के जो 2 वर्ष रहे हैं 2023 से 24, मैंने बिब्लियोथेरेपी को समझने और सीखने में दिया और हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उसको रखकर देखने की कोशिश की, जो कि अभी मुझे हिंदुस्तान में नहीं दिखी। किसी ने कोशिश की हो या अगर की भी है तो वो बहुत सामने नहीं आई है। अब उसे पढ़ते हुए समझते हुए मैंने जब किताबें हिंदी की पढ़ना शुरू की, कभी मौका मिल गया तो उठा ली कोई किताब, तो मैं मुझे एक नई नज़र मिली, एक नया दृष्टिकोण मिला। बिब्लियोथेरेपी होता क्या है? एक ऐसी थेरेपी जिसमें किताब पढ़ने का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपको इमोशनली मेंटली हील करने के लिए पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाना बिब्लियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। इसमें आती है रीडिंग, राइटिंग, जर्नलिंग, पोइट्री रीडिंग या पोइट्री राइटिंग। मैं अभी फोकस कर रही हूँ, मेरा जो ध्यान है अभी रीडिंग की ओर है और ख़ास तौर से फ़िक्शन कैसे हमें हील करते हैं, उस पर मेरी रिसर्च जारी है। ये वीडियो इसी रिसर्च का एक पार्ट है। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बाँटा है। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊँगी कि कुरु कुरु स्वाहा में आपके लिए क्या है, यानी ये वीडियो बोरिंग नहीं होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। दूसरे हिस्से में बताऊँगी कि इस किताब ने मुझ पर क्या असर छोड़ा और तीसरे पार्ट में हम कुरु कुरु स्वाहा को बिब्लियोथेरेपी के परिप्रेक्ष्य में रखकर थोड़ा सा समझेंगे, देखेंगे। और छोटा वीडियो है, आप पूरा देख सकते हैं। तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी जी की एक कृति, जो अपने आप में कल्ट कही जाती है। इस कृति का खुद के बारे में ये कहना है कि भाषा और शिल्प के कई कई तेवर होते हुए भी यहाँ कोई तेवर नहीं है, कई कई कथानक होते हुए भी कोई कथानक नहीं है। और बिल्कुल जैसा ये कहती है वैसा ही इसका स्वभाव भी है, यानी इसमें कोई कथानक, एक कथानक आप नहीं पकड़ पाएंगे। अगर मैं चाहूँ भी तो इस किताब का, इस उपन्यास का स्पॉइलर नहीं दे सकती, क्योंकि स्पॉइलर देने लगूंगी तो पूरी कहानी सुनानी पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ किताब में है क्या। किताब का उपन्यास का मुख्य पात्र है मनोहर श्याम जोशी, जो कि इसके लेखक का भी नाम है, लेकिन लेखक के अनुसार ये इस उपन्यास का काल्पनिक पात्र है। मनोहर श्याम जोशी के भीतर एक नहीं, 3 शख्स मौजूद हैं। एक तो कम उम्र का मनोहर, एक उससे थोड़ा इंटेलिजेंट वयस्क जोशी जी, और तीसरा जो इन सब से ऊपर है और जो इस कहानी को कह रहा है। कहानी एक पत्रकार मनोहर श्याम जोशी के से शुरू होती है और एक रिसर्च के सिलसिले में वो एक ऐसी लड़की से टकराता है जिसे जिसके लिए एक शब्द गढ़ा गया है, वैश्या। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अद्भुत व्यक्तित्व की मालकिन है कि मनोहर श्याम जोशी उस पर मोहित हो जाते हैं, मतलब नायक उस पर मोहित हो जाता है। वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और जितना ही वो ज्यादा उसको जानने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है, क्योंकि वो जो महिला है वो अपने आप में एक रहस्य भरा जाल है। इस महिला का कोई एक नाम नहीं है, कहने को जोशी जी इन्हें पहुंचेली कहते हैं, कोई तारा झावेरी कहता है, कोई कुछ तो कोई कुछ नाम बताता है। पूरी पुस्तक में
ये रहस्य चलता रहता है कि आखिर ये औरत, ये महिला है कौन? और ये जानने समझने की कोशिश में मनोहर श्याम जोशी उसके प्रेम पाश में बंधते चले जाते हैं। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो महिला कौन थी और उन्हें क्या पता चलता है, लेकिन आपको इस किताब में न सिर्फ ये एक अनोखी प्रेम कथा मिलेगी, बल्कि इस कथा की जो शैली है, जैसा कि कोई शैली है नहीं, फिर भी हर दृश्य को एक फिल्मी पर्दे पर रख कर देखने की कोशिश की गई है। यानी किसी भी दृश्य का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि अगर इस पर एक फिल्म बनाई जाए तो सिनेमेटोग्राफी कैसी होगी, पात्र जो हैं वो किस तरह से आएंगे जाएंगे, यानी मजे मजे में वो हिंदी फिल्मों की पटकथा कैसे लिखी जाती है उसका अंदाजा भी किताब में दे देते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कैसे एक ही व्यक्ति में तीन तीन व्यक्ति हैं और तीनों उस एक घटना को एक ही समय पर अलग अलग नजर से देख रहे हैं। यानी मनोहर जोशी जी और जो इस कथा को कह रहा है, उन तीनों का ही उस एक घटना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक जैसे हम और आप हैं, हमारे भीतर इस उम्र के हम मौजूद हैं, हमारी जो उम्र चली गई है वो भी हमारे भीतर मौजूद है, और जो आने वाली है वो भी आकार ले रही है। तो हर घटना को अगर हम हर दौर के हिसाब से देखें तो हमें अलग अलग अनुभूति होती है। यही एक हीलिंग प्रॉपर्टी भी है इस किताब की। तो ये तो हुई कुरु कुरु स्वाहा में आपको क्या क्या मिल सकता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस किताब ने मुझ पर क्या असर किया। मैंने ये किताब कुरु कुरु स्वाहा तब उठाई जब मैं उस दौर से गुजर रही थी जो बहुत ही शोर गुल से भरा हुआ था। बहुत सारी चीजें एक साथ मेरे आसपास घटित हो रही थी और इस नए जीवन को मैनेज करने में मुझे मुश्किल हो रही थी। बहुत सारे डिसेटलमेंट्स हो रहे थे। शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होती है। कुछ समय के लिए मुझे ठहरना बहुत ज़रूरी लगा और इस ठहराव में मैंने किताब उठाई कुरु कुरु स्वाहा। अब जिन्होंने ये किताब पढ़ी है उन्हें मेरे हंसने का कारण समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता देती हूँ कि कुरु कुरु स्वाहा अपने आप में ही इतनी बिखरे हुए कथानक को लेकर चलती है कि अगर आप बिखरे हुए हैं तो ये रेड फ्लैग हो सकती है, आप और बिखर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां लेने का मेरा स्वभाव, तो मैंने उठा लिया, पढ़ना शुरू किया। इस किताब ने जो असर मुझ पे डाला वो सबसे पहले तो कुछ ऐसा था कि मैं जोशी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई लेखक इतने निराले अंदाज में एक कथानक को क्रिएट कर सकता है और इतने अद्भुत ढंग से लव और लस्ट के बीच आवाजाही कर सकता है। तो किताब में प्रेम तो है ही, वासना भी है जिसे लस्ट कहते हैं, और कभी कभी वो अश्लीलता की हद तक जाती हुई प्रतीत होती है। अब ये जो पार्ट है ये बहुत उद्विग्न करता है मुझे। यहाँ मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन मज़ा आना तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि लेखक ने लस्ट को भी इतना साहित्यिक रूप दिया है, भाषा के सौष्ठव पर इतना काम किया है कि मुंह से वाह निकल ही जाती है। अब क्योंकि मैं ये किताब पढ़ रही थी 2025 में, और ये मुझे लेकर 60 के दशक में जा रही थी, 70 के दशक में जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, इन सभी समस्याओं का बहुत ही सिंपल समाधान है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है जो इन पात्रों को नहीं पता है और इन्हें करना चाहिए। तो आप मन स्थिति देखिए क्या होती है इंसान की। तीसरा जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि एक ही किरदार के अंदर तीन तीन किरदार हैं, और कोई भी घटना जब घटित होती है वो तीनों ही अपना अपना मंतव्य देते हैं। ये जो तरीका है, ये जो अंदाज़े बयां है, ये मुझे मेरे भीतर उतरने को लगातार प्रेरित कर रहा था। और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे इस किताब को पढ़कर लगा वो ये कि जोशी जी जब लिखते हैं ना, तो वो सिर्फ खालिस कथा नहीं लिखते हैं कि कोई कहानी गढ़ रहे हैं। उनका संपूर्ण ज्ञान विज्ञान दर्शन इसमें चला आता है। अब यहाँ कीट्स से लेकर जॉर्ज इलियट से लेकर शेक्सपियर से लेकर के बोर्खेस से लेकर मार्केस तक हर कोई चला आया है। किसी भी दृश्य की अगर वो तुलना कर रहे हैं तो उसकी तुलना किसी बहुत ही महत्वपूर्ण या पहुंचे हुए वैश्विक स्तर के
डायरेक्टर की नज़र से कर रहे हैं, और इतना ज्ञान चला आया है, इतनी बातें चली आई हैं कि कई बार दिमाग हिल जाता है और बहुत कुछ जानने को सीखने को भी मिलता है। तो ज्ञान का खजाना है वो अपने आप में, और भर भर के उड़ेला है इस किताब में। तो कुल मिलाकर इस किताब ने एक बहुत ही मिक्स असर मुझ पर छोड़ा। लेकिन अगर हम बिब्लियोथेरेपी के परिप्रेक्ष्य में रखकर हम देख रहे हैं इस पुस्तक को, तो क्या इसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं? बिल्कुल हैं। मनोहर श्याम जोशी जी की ये जो रचना है कुरु कुरु स्वाहा, जिसने अपने समय में एक कल्ट की उपाधि पाई है, और कल्ट मतलब हमेशा के लिए कल्ट, है ना। जब आप देखते हैं कि एक किरदार है जो सिर्फ एक ही नजर से चीजों को नहीं देख रहा और अपने भीतर छुपे उम्र के हर दौर को प्रोमिनेंट रखते हुए चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस की जो क्वालिटी है आपकी इनहेंस होती है। आप भी अपने भीतर उतरना सीखते हैं। इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ एक दौर को कैरी नहीं कर रहा। हम सिर्फ, मैं अगर 30 की उम्र में हूं तो मैं सिर्फ 30 की उम्र कैरी नहीं कर रही। मेरे भीतर एक 12 साल की लड़की है, एक 18 साल की लड़की है, एक 20 साल की लड़की है, और हो सकता है आने वाले वर्षों में जो महिला बने वो भी है। तो हम हर एक दौर को कैरी कर रहे होते हैं, और जब सब एक साथ चलता है तो बिखरना बहुत लाजमी सी बात हो जाती है। यहाँ पर आप खुद को साधना सीखते हैं, आप अपने भीतर उतरना सीखते हैं, आप एक्सेप्ट करना सीखते हैं चीज़ों को। तो अगर आप हील होने के लिए ये पुस्तक उठाना चाहते हैं, मेक श्योर कि बहुत कॉज यानी कि बहुत शोर शराबा आपके जीवन में नहीं है। आप थोड़ा सा मानसिक तौर पर स्थिर हैं, एडवेंचर की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और लव लस्ट से भरी कहानियां जो अपने आप में आध्यात्मिकता का भी और बौद्धिकता का भी पुठ लिए हुए हैं, आपको पसंद आती हैं, या ये सुनना आपको रुचिकर लग रहा है, तो मनोहर श्याम जोशी जी की ये किताब कुरु कुरु स्वाहा आपके लिए है। आज का ये वीडियो बिना किसी स्क्रिप्ट के, कई दिनों की अपनी सोच और मंथन के बाद मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया है। उम्मीद है कि इतने समय से जिन्हें मेरे वीडियो का इंतजार था, ये वीडियो उन्हें निराश नहीं करेगा। चलती हूँ, जल्दी मिलूंगी। खूब सारी किताबें पढ़िए, खुश रहिए। बाय बाय।